नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां यूपी के अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। जहां इस मौके को खास बनाने के लिए देश विदेश से अयोध्या के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। इसमें 108 फुट लंबी अगरबत्ती, 2100 किलोग्राम की घंटी और साथ ही 1100 किलोग्राम वजनी एक विशाल दीपक है। इसके साथ ही सोने के खड़ाऊ, 10 फुट ऊंचा ताला और चाबी और 8 देशों का समय एक साथ बताने वाली घड़ी एक विशेष आकर्षण है। वह गुजरात के वडोदरा में बनी 108 फुट लंबी अगरबत्ती जो 6 महीने में तैयार की गई है, वो आज अयोध्या पहुंच गई है। दूसरी ओर आज अहमदाबाद से अयोध्या के बीच अब सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ हो गया है और गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुविधा का शुभारंभ करते हुए प्रदेश में हवाई क्षेत्र में बढ़ी सुविधाओं का जिक्र किया है। राम का दरबार सजकर तैयार हो चुका है और जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसको लगातार भव्य रूप देने का काम किया जा रहा है। प्रदेशों के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु हैं, वो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए, राम मंदिर को और भव्य रूप देने के लिए उपहार भेज रहे हैं। जहां आज एक बड़ी अगरबत्ती भेजी गई है, जिसकी खुशबू तकरीबन 50 किलोमीटर तक की फैली रहेगी, यानी कि 50 किलोमीटर के इलाके तक इस अगरबत्ती की सुगंध जाएगी और जो कि तकरीबन 45 दिनों तक यूं ही निरंतर जलती रहेगी। वही 108 फुट लंबी अगरबत्ती अब पहुंच चुकी है, जो कि लगातार लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है और 6 महीने में ये जो अगरबत्ती है, ये बनकर तैयार हुई है। वही रामेश्वरम से घंटा भी अब अयोध्या पहुंच चुका है, ध्वज पताका भी अयोध्या पहुंच चुका है, इसके साथ ही ध्वज दंड भी अब अयोध्या पहुंच चुका है। तो लगातार भगवान राम के मंदिर के लिए उपहार भेजे जाने का सिलसिला यूं ही जारी है। राजेश यादव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए राजेश, देश विदेश से जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगातार बड़े पैमाने पर उपहार भेजे जा रहे हैं और अगर हम आज की बात करें तो 108 फुट ऊंची अगरबत्ती अयोध्या पहुंच चुकी है। किस तरीके से ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है? कान जी, अगर हम बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या बिल्कुल तैयारियां पूरी हो गई हैं लगभग। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि तैयारियों को देखते हुए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अयोध्या के लिए परिवहन की सेवा, रेल की सेवा और हवाई सेवा, तीनों सेवाएं अयोध्या के लिए तैयार की गई हैं और यहाँ से शुरू होने वाली हैं। दूसरी चीज़, अगर वहाँ पर जो चीज़ें उपहार वहाँ पर जा रहे हैं, उनकी हम अगर बात करें तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो 100 फुट वहाँ अगरबत्ती अगर भेजी गई है, वो ऐसी अगरबत्ती है कि जो 6 महीने में तैयार की गई है और लगभग 50 किलोमीटर दूर तक उसकी सुगंध जाएगी। उसके अलावा रामेश्वरम से वहाँ पर घंटा भेजा गया है और उसके अलावा 2100 किलो का एक घंटा और भेजा गया है। उसके अलावा ताला, चाबी और सोने की खड़ाऊ भी वहाँ भेजी गई है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि भगवान श्री रामचंद्र जी की ससुराल जो कही जाती है कि नेपाल से, तो नेपाल से भी तरह तरह के वहाँ पे उपहार भेजे जा रहे हैं अयोध्या के लिए। जी मुस्कान। बिल्कुल, देखिए राजेश, उपहारों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। घंटे से लेकर अगरबत्ती तक पहुंच रही है। तो क्या ये सभी मंदिर के अंदर रखी जा रही है या फिर इनको रखने के लिए फिलहाल अभी कोई और स्थान चुना गया है? मुस्कान, अगर हम बात करें इन उपहारों को रखने के लिए, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बिल्कुल, धन्यवाद राजेश। आगे भी हम आपका रुख करेंगे, लेकिन देखिए राम भगवान का दरबार सज कर तैयार हो चुका है और आज अगरबत्ती भी पहुंच चुकी है और साथ ही जो उपहारों के पहुंचने का सिलसिला है, वो बदस्तूर जारी है। हर एक दिन के साथ एक नया उपहार पहुंच रहा है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को और भव्य बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करके अब कांग्रेस ने एक नई बहस छेड़ दी है।
कांग्रेस पार्टी ने इसे आरएसएस और बीजेपी का एक इवेंट बता दिया। वही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अधूरे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तो कांग्रेस नहीं जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर कांग्रेस ने एक नई बहस छेड़ दी है और अब एक बार फिर से राजनीति तूल पकड़ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले का विरोध भी देखने को मिल रहा है। अब तक कई विधायक और नेताओं ने पार्टी के फैसले पर दुख जताया। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस की सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान चर्चा में है। उन्होंने 2 दिन पहले ही साफ कर दिया था कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने निमंत्रण के लिए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को धन्यवाद भी दिया। वहीं कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने उनकी कड़ी आलोचना भी की है। तो प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने के 21 दिन बाद कांग्रेस ने अपना स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। अभी तक लगातार अटकलें थी कि कांग्रेस की तरफ से जिन नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह ने भी इस बात का जिक्र हाल ही में किया था कि कांग्रेस इस कार्यक्रम में शामिल होगी। वही पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के कमलनाथ भी ये कहते हुए नजर आए थे कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस शामिल होगी, लेकिन एकाएक कांग्रेस का ये फैसला बदल चुका है और कांग्रेस की तरफ से जो बात कही गई है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाने के लिए, जो तर्क दिया गया है वो तर्क ये है कि आधे अधूरे मंदिर में कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत नहीं करेगी। और साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी कहा गया है कि बीजेपी इस मुद्दे को लगातार हाईलाइट कर रही है। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है और ये आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम बन के रह गया है, इसलिए भी कांग्रेस इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। फिलहाल चर्चाओं का जो बाजार है वो एक बार गर्म हो चुका है, क्योंकि आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर देखने को मिल रही है और कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस ने यह अपना प्लान तैयार किया है और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में बरकरार रहने के लिए भी कांग्रेस ने ऐसा फैसला लिया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो अब प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण को लेकर जो सियासत है वो हाई हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, एनडीए के तमाम सहयोगी दल विपक्षी दलों के अलायंस यानी कि आईएनडीआईए पर हमलावर है। अब ये खींचतान कितनी लंबी खींचेगी ये तो गौर करने वाली बात होगी। खैर आमिर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आमिर, देखिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आमिर लगातार सियासत हाई हो चुकी है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेता और कई विधायक भी अब कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ है। क्या इस फैसले के बाद कांग्रेस भी 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है क्या? आमिर जी देखिए मुस्कान, हम आपको बता दें कि कल कांग्रेस ने पत्र जारी किया था जिसमें जो है लिखा गया था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और जो संसदीय दल के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, इन लोगों को जो है जो कार्यक्रम में जो अयोध्या में हो रहा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उसमें जाने का जो न्योता मिला था, इन लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया है। क्योंकि जो है इससे कांग्रेस ने अपना ये सफाई दी है कि ये बीजेपी का और आरएसएस का जो एक राजनीतिक कार्यक्रम है, आधे अधूरे मंदिर का जो है में कार्यक्रम किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसको बीजेपी जो है राजनीति को लेकर जो है इस कार्यक्रम को कर रही है। इसलिए जो है हम लोग इस निमंत्रण को जो है अस्वीकार कर रहे हैं और उसमें कांग्रेस के नेता नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए आमिर, कांग्रेस बखूबी जानती है कि इस मुद्दे को बीजेपी लगातार भुनाएगी और कांग्रेस को निमंत्रण भेजे जाने के बाद अगर कांग्रेस नहीं आती है तो लाजमी है कि बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस को घेरेगी। 2024 में किस तरीके से कांग्रेस या इंडिया अलायंस को नुकसान होने वाला है? जी देखिए, ये जो है धर्म से जुड़ा मामला है, तो जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस जो है इसमें नहीं जा रही है, इसको जो है बीजेपी और आरएसएस के राजनीति का बता रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, लाखों करोड़ों लोग हैं
जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जिसको इस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस मंदिर से कार्यक्रम में नहीं जा रही है, तो इससे जो है बिल्कुल नुकसान भी देखा जाए कांग्रेस को हो सकता है। और दूसरी तरफ जो है इस पे जो है सत्ताधारी पार्टी है वो भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, उस पे लगातार हमले कर रहे हैं कि जो है कांग्रेस जो है कार्यक्रम में ना जा रही है, तो इसका मतलब वो हिंदू विरोधी है। देखिए आमिर, आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कहते हैं कि राम अयोध्या से लड़ाई नहीं है, यानी कि कांग्रेस को अगर निमंत्रण भेजा गया है तो उन्हें जाना चाहिए। वहीं गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जो आलाकमान की तरफ से फैसला लिया गया वो पूरी तरीके से गलत है। अब कांग्रेस भी दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। अब इसको एक साथ लाने के लिए कांग्रेस का आलाकमान क्या कर रहा है? जी देखिए, कांग्रेस की ये बात सच है कि कई नेताओं ने कहा था कि जो है जो मंदिर का अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें जाना चाहिए। इसमें कई अलग अलग नेताओं के भी अलग अलग राज्यों से भी बयान आए थे। कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा था कि जो है हम लोग जो है जाएंगे वहाँ पे स्नान करेंगे। लेकिन जो है देखा जाए तो इसमें कांग्रेस के नेता अलग अलग बयान आ रहे हैं और देखा जाए तो आपस में जो इसमें एक मतभेद भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कांग्रेस के। धन्यवाद आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दार्जिलिंग हिल से बीजेपी विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने पार्टी नेतृत्व को चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी किसी बाहरी व्यक्ति को यहां से अपना उम्मीदवार बनाती है तो उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। करसियांग के भाजपा विधायक बीपी शर्मा अलग गोरखालैंड राज्य के निर्माण के मुखर समर्थक रहे हैं और बता दें कि बीजेपी दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर 2009 से लगातार जीतती हुई आ रही है। हालांकि उन्होंने लगातार ऐसे उम्मीदवारों का चयन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की जिनका दार्जिलिंग हिल से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा वो बस आते हैं, पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, यहां से जीतते भी हैं और फिर कभी दिखाई नहीं देते। इस मामले पर अपना नजरिया जाहिर करते हुए विष्णु प्रसाद शर्मा ने कहा कि इस बार हम एक अच्छा उम्मीदवार चाहते हैं, दार्जिलिंग हिल्स का बेटा हम चाहते हैं। तो दार्जिलिंग हिल्स में बाहरी और स्थानीय का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि हम किसी अपने ही प्रदेश के नेता को चाहते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो स्वतंत्र चुनाव लड़ने पर मजबूर होंगे। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को कड़ी चेतावनी दी और ये ऐसी सीट है जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है क्योंकि 2009 से लगातार बीजेपी इस सीट पर जीतती आ रही है। ऐसे में अब लगातार बीजेपी को सीट पर चेतावनी मिल रही है और बीजेपी विधायक की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। राजेश यादव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए राजेश, दार्जिलिंग हिल्स के विधायक ने अपनी ही सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए क्या जाहिर करने की कोशिश की है? अगर बात 2009 से बीजेपी लगातार जीतती आ रही है तो वहां पर विष्णु प्रसाद शर्मा ने उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा यहाँ पर नहीं चलेगा। उनका कहना है कि अगर कोई यहाँ से चुनाव लड़ता है तो सिर्फ दार्जिलिंग का ही होना चाहिए, ना कि बाहरी, क्योंकि लगातार 2009 से अगर बीजेपी वहाँ जीतती आ रही है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का स्थानीय सांसद जीतता आ रहा है जिसमें विष्णु प्रसाद शर्मा जी भी है। तो इसी को लेकर विष्णु प्रसाद शर्मा ने एक अपना बिल्कुल उन्होंने साफ साफ कांग्रेस को साफ साफ बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर बाहरी को अगर यहाँ से लड़ाया गया तो जाहिर सी बात है उसकी खिलाफत करेंगे और स्वतंत्र रूप से वो फिर चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे। जी मुस्कान। देखिए राजेश, एक बड़ी गौर करने वाली बात ये रही कि इन्होंने कहा है या तो कोई स्थानीय प्रत्याशी हो और अगर कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं होता है तो वो खुद ही स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ने को मजबूर होंगे। क्या वो खुद के लिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं क्या? मुस्कान जी, बात अगर की जाए विष्णु प्रसाद शर्मा की तो जाहिर सी बात है वो 2009 से बीजेपी अगर वहाँ जीतती आ रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ के स्थानीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी जो हैं वो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही वहाँ पर मतलब लोगों के चहेते हैं। इसलिए उनका कहना है कि अगर कोई भी प्रत्याशी वहाँ से लड़ाया जाए तो दार्जिलिंग का ही होना चाहिए, ना कि कोई बाहरी हो। दूसरी चीज है
कि विष्णु प्रसाद शर्मा खुद भी वहां से लड़ना चाहते हैं। अगर बीजेपी उनको नहीं लड़ाती है, किसी बाहरी को चुनाव लड़ाती है, तो स्वतंत्र रूप से विष्णु प्रसाद शर्मा वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए राजेश, बीजेपी के लिए ये एक खतरे की घंटी मानी जाए, क्योंकि अब उन्हीं के विधायक ने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या आलाकमान की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर विधायक से बातचीत की गई है? क्या आश्वासन दिया गया है विधायक को? मुस्कान जी, अभी तक कोई आलाकमान की कोई इस तरह की कोई खबरें नहीं आई हैं कि कोई उनसे बातचीत की गई हो, लेकिन विष्णु प्रसाद शर्मा ने बिल्कुल बिगुल बजा दिया है कि अगर कोई बाहरी को चुनाव लड़ाया गया दार्जिलिंग से, तो जाहिर सी बात है वो स्वतंत्र रूप से वहां चुनाव लड़ेंगे, और उनका चुनाव लड़ना स्वतंत्र रूप से, तो समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी किया है, जहां 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 7वीं बार इंदौर पहले स्थान पर रहा। सूरत को भी इंदौर के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम चौथे और मध्य प्रदेश का भोपाल 5वें नंबर पर रहा। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का सासवड़ पहले, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे और महाराष्ट्र का लोनावला तीसरे स्थान पर रहा। जबकि देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में इस बार महाराष्ट्र को पहला, मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है और पिछली बार मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था। गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में वाराणसी पहले, प्रयागराज दूसरे स्थान पर रहा, जिसके अलावा मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड चंडीगढ़ को दिया गया है। तो इंदौर और सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर है और 2023 का ये रिजल्ट जारी किया गया है और साथ ही वाराणसी और प्रयागराज को भी गंगा किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ अजय जुड़ चुके हैं। देखिए अजय, केंद्र सरकार की तरफ से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें यूपी को कौन सा स्थान मिला है? अजय सर्वेक्षण हिंदुस्तान आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण का जो रिजल्ट जारी किया है उसमें एक बार फिर से इंदौर को पहला स्थान मिला। रही बात यूपी की, तो यूपी में लखनऊ को 3 स्टार मिले, जबकि भोपाल को 5 स्टार दिया गया है। और टोटल पुरस्कारों की अगर बात करते, ये पहली बार नहीं, ये 7वीं बार ऐसा मौका कि इंदौर को पहले स्थान का मुकाबला में पहले स्थान को मिला। आपको सबसे बड़ी बात ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश को जो गंगा किनारे बसे 2 शहर हैं, खास करके वाराणसी जो पीएम मोदी का शहर मानिए इस समय, तो पीएम मोदी के शहर वाराणसी को स्वच्छता के क्लीनेस्ट गंगा किनारे बसे शहरों में पहला स्थान दिया गया। वहीं प्रयागराज, जहाँ की कुंभ एक बड़ा आयोजन होने वाला और अभी माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, उसे दूसरा स्थान दिया गया है। तो ये एक बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिए, जो कि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भी एक बड़ा प्रदेश माना जाता है और ऐसे में स्वच्छता की बात की जाए, ये बड़ी बात है जी। बिल्कुल, देखिए राजेश, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का ये जो रिजल्ट है ये अनाउंस हो चुका है, लेकिन जब पहला, दूसरा और तीसरा स्थान चुना जाता है तो उसका आधार क्या होता है? किन कैटेगरी में बांटा जाता है, तब जाकर के एक स्वच्छ शहर और स्वच्छ प्रदेश का चयन होता है? ये आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी बात निकल के यह है कि इसके चुनने के लिए कोई आधार का ऐसा मापदंड तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि लगभग शुरुआती दौर में 1 लाख की आबादी के ऊपर जो बड़े शहरों, उनको बड़े शहरों के 1 लाख आबादी पे और 1 लाख से नीचे के शहरों को दूसरी श्रेणी में रखा जाता। तो जैसे कि आज इस बार चुनाव जो हुआ 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में तो इंदौर को पहला मिला है। वहीं जो राज्यों की अगर बात करें तो इस बार राज्यों में महाराष्ट्र को पहले ही पोजीशन मिली है, जो कि इससे पहले मध्य प्रदेश को मिला था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला। इससे पहले जो और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला। 2016 की अगर बात करें तो ये 2016 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, जो पहले केवल 73 जिलों की बात थी, तो उसमें भी इंदौर प्रथम आया था। लेकिन अब लगभग 45 और 33, एक तरह से हम ये कहें कि लगभग 4500 शहरों में ये पहली बार नहीं है, 7वीं बार ऐसा मौका है कि इंदौर को पहला स्थान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी निकल के आ रही है कि इस बार जो राज्यों की बात करें तो राज्यों में कोई बहुत उलट देखने को नहीं मिला। हाँ, ये है कि राजस्थान सर्वेक्षण के बाहर हो गया है जी।
बिल्कुल, देखिए आज आपने जिक्र किया कि 7वीं बार इस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। क्या महात्मा गांधी के जो स्वच्छ भारत का सपना था उसे इस कार्यक्रम के जरिए साकार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये स्वच्छ भारत जो इस समय महात्मा गांधी के साथ साथ नरेंद्र मोदी का भी एक बड़ा क्लीन इंडिया की जो बात कहें वो एक बड़ा मुहिम है, जिसके मद्देनजर ये देखने को मिल रहा है पूरे भारत में स्वच्छता पे विशेष प्रकाश डाला जा रहा है, चाहे वो इंदौर शहर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का शहर हो, या महाराष्ट्र हो, या राजस्थान हो। ये बड़ी बात निकल के आ रही कि हर जगह पे स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि स्वच्छता को लेकर इस बार दो बड़े आयोजन हो रहे हैं। जैसे आपको होता है माघ मेले की जो बात है, तो माघ मेले में भी इस बार स्वच्छता की विशेष बात का ध्यान रखा जा रहा है। और वहीं अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा होने की बात की जा रही है, तो राम मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा में भी इस बात का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है कि जगह जगह विदेश से लोग आएंगे तो वहाँ भी स्वच्छता की बात की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और